हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास हम यहां पर डिस्कस करेंगे अपना चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन एनिमल, और हम यहां पर इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में भी बात की थी कि चैप्टर के बाद हमने क्वेश्चन आंसर किए थे, अब सेकेंड टाइम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं। तो अभी तक जो कॉन्सेप्ट है हमारे वो क्लियर हमें होने चाहिए, क्योंकि हम सेकेंड टाइम जब रिवाइज करते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो हमारी यहाँ पे क्लियर रहती हैं। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर बिना टाइम वेस्ट किए, जिसमें पहला जो क्वेश्चन है वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। और पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था द नंबर ऑफ एग्स प्रोड्यूस्ड इन इंटरनल फर्टिलाइजेशन इज। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में जो एग का प्रोडक्शन है वो कितना होता है, कितना नंबर है यहाँ पर। तो कोई पर्टिकुलर नंबर नहीं बताना है, बट बस आपको बताना है अकॉर्डिंग टू योर ऑप्शन। तो हमें बताया गया है कि आंतरिक निषेचन में उत्पादित अंडों की संख्या होती है, कितनी होती है। पहले ऑप्शन ने बोला मोर देन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, बाह्य निषेचन से ज्यादा होती है। सेकेंड ऑप्शन कहता है लेस देन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, यानी कि बाह्य निषेचन से कम होती है। ऑप्शन नंबर थर्ड कहता है मोर और लेस देन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन डिपेंडिंग ऑन द इन्वायरमेंटल कंडीशन, कि जो अंडों की संख्या है वो बाह्य निषेचन से ज्यादा होगी या कम होगी, ये वातावरणीय परिस्थितियों पे निर्भर करता है। या लास्ट कहता है इक्वल टू एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, यानी कि बाह्य निषेचन के बराबर होती है। तो देखो हमारा जो यहाँ पे सही ऑप्शन है क्या है, वो होगा लेस देन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, कि आंतरिक निषेचन में जो अंडों की संख्या होती है वो बाह्य निषेचन की तुलना में कम होती है। अब इसके बेसिस पे हमने क्या क्या चीजें डिस्कस की हैं वो सुनो। हमने बात की है यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, यानी कि यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमारा जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है और जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, कहाँ है ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। अच्छा, कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है। कहीं पे फर्टिलाइजेशन की स्पेलिंग ये है, कहीं पे ये है, दोनों ही हो सकते हैं, ठीक है। तो हमने कहा कि इंटरनल और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में हमने डिफरेंस को पता किया, और हमारा एक टॉपिक यहाँ पे क्लियर हुआ है, कवर हुआ है, जिसमें हमने कहा इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन दोनों में डिफरेंस क्या होते हैं, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या होती है, एग्जाम्पल्स हमारे क्या होते हैं, नंबर ऑफ एग्स जो हैं वो कहाँ पर कितने प्रोड्यूस होते हैं, क्यों ये जो गैमेट प्रोडक्शन के जो गैमेट में नंबर का जो डिफरेंस है, यानी कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन में नंबर ऑफ गैमेट कम होते हैं या नंबर ऑफ एग्स का जो प्रोडक्शन है वो कम होता है। और बाह्य निषेचन जो है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो है, वहां पे नंबर ऑफ एग्स जो है उनका प्रोडक्शन यहाँ पे ज्यादा होता है, हाई रहता है। क्या रीजन है इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। देन हमारे पास एक काफी बड़ा जो है वो एक्सप्लेनेशन भी आया था, जिसमें हमने बात की थी यहाँ पर इंटरनल और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के बारे में। चलो अगला जो प्रश्न हमारे पास आता है उसको एक बार पढ़ते हैं। रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू। आपने कहा कि जो प्रजनन है वो आवश्यक है, क्योंकि क्या कहता है, अगर हम ट्रांसलेट करें इसको, अगर इसको ट्रांसलेट करें तो हमने कहा प्रजनन आवश्यक है क्योंकि, क्यों आवश्यक है या क्योंकि। ऑप्शन हमारे आते हैं, पहला ऑप्शन कहते हैं कंटिन्यू देयर स्पीशीज, अपनी जो प्रजाति है उनकी निरंतरता को बनाए रखना। मेंटेन ग्रोथ, यानी कि वृद्धि को जो है वो संतुलित रखना, ग्रोथ संतुलित रखना। फुलफिल देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट, ऊर्जा संबंधित आवश्यकताओं को पूरा करना। या कीप द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म अलाइव, किसी जीव को जीवित रखना। तो क्या कहता है, चलो पहले एक बार क्वेश्चन आप लोग नोट कर लेंगे। ठीक है, चलो अब हमने कहा कि क्या कहते हैं आपके ऑप्शन। पहला है कंटिन्यू द स्पीशीज, प्रजाति
की निरंतरता के लिए आपने कहा प्रजनन आवश्यक है क्योंकि प्रजाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए। ऑप्शन नंबर 2 है वृद्धि का संतुलन बनाए रखने के लिए, वृद्धि में संतुलन बनाए रखने के लिए। वृद्धि में संतुलन बनाए रखने के लिए। तीसरा, फुलफिल देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट, ऊर्जा संबंधित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, ऊर्जा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। ऑप्शन नंबर 4 कहते हैं कीप द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म अलाइव, किसी जीव को जीवित रखने के लिए, किसी जीव को जीवित रखने के लिए। चलो आंसर करो अपना, ठीक है। आपने स्टेटमेंट पढ़ी है प्रजनन आवश्यक है क्यों आवश्यक है। पहला ऑप्शन कहता है कंटिन्यू देयर स्पीशीज, यानी कि प्रजाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए। ऑप्शन नंबर 2 कहता है मेंटेन ग्रोथ, वृद्धि में संतुलन को बनाए रखने के लिए। तीसरा है फुलफिल देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट, ऊर्जा संबंधित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। या लास्ट ऑप्शन कहता है कीप द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म अलाइव, किसी जीव को जीवित रखने के लिए प्रजनन आवश्यक है। अकॉर्डिंग टू यू आपका कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। देखो अब अगर हम यहाँ पर देखें कि प्रजनन में हो क्या रहा है, एक्चुअली में आपने कहा एक नई जो संतति है उसका निर्माण हो रहा है। अगर हम ऑप्शंस पढ़ें नीचे से देखते हैं, हमने कहा कि यहाँ पे प्रजनन आवश्यक है किसी जीव को जीवित रखने के लिए। किसी एक जीव की बात हो रही है क्या, किसी एक जीव को जीवित रखने के लिए क्या प्रजनन हो रहा है। आपने कहा अगर एक ही जीव को हमें जीवित रखना है तो सब सारे जितनी भी स्पीशीज हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सभी में प्रजनन क्यों हो रहा है। फिर उसी इंडिविजुअल जो जीव है उसी में होना चाहिए अगर हम उसी की बात कर रहे हैं। तो देखो किसी एक जीव की बात तो नहीं हो रही है, हमने क्या बोला है किसी एक जीव की बात तो नहीं हो रही है। किसी एक जीव को, किसी एक सिंगल ऑर्गेनिज्म के लिए यहाँ पर रिप्रोडक्शन की प्रोसेस तो नहीं होगी। तो हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है वो यहाँ पे सही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी कहता है ऊर्जा संबंधित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो है वो प्रजनन आवश्यक है। अब ये पूरी स्टेटमेंट ही अलग आ जाती है हमारे पास। हमने कहा कि यहाँ पर ऊर्जा संबंधित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रजनन आवश्यक नहीं है, बल्कि प्रजनन के लिए ऊर्जा हमें चाहिए होती है। प्रजनन के लिए कोई भी जो यहाँ पे कार्य, हमारी बॉडी कोई भी फंक्शन परफॉर्म कर रही है उसके लिए एनर्जी चाहिए। और सेम आपने कहा चाहे गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है, हर एक जो प्रोसेस है उसके लिए यहाँ पे क्या चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है। तो रिप्रोडक्शन एनर्जी देता नहीं है बल्कि रिप्रोडक्शन के लिए एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है। और एनर्जी हमने कहा ऊर्जा संबंधित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तो दूसरी प्रोसेस हमारे पास आती है जिसको हम न्यूट्रिशन कहते हैं। तो अगर हम कहते हैं कि न्यूट्रिशन आवश्यक है क्योंकि
अगर यहाँ पर होता कि न्यूट्रिशन आवश्यक है क्योंकि, तब हमारा आंसर क्या होता, ऊर्जा संबंधित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए न्यूट्रिशन आवश्यक है। बट यहाँ पर हमारे पास क्या है, प्रजनन है, और आपने कहा कि प्रजनन जो है वो ऊर्जा संबंधित आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है, बल्कि इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए, प्रजनन को पूरा करने के लिए क्या चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है। तो हमारा ये जो स्टेटमेंट है ये भी हमारी गलत है। अब स्टेटमेंट नंबर 2 में आ जाते हैं, मेंटेन ग्रोथ, वृद्धि में जो है संतुलन को बनाए रखने के लिए प्रजनन आवश्यक है। आपने कहा प्रजनन का मतलब सिर्फ वृद्धि तो नहीं है, ऐसा तो नहीं कि किसी की वृद्धि हो रही है वो प्रजनन है। प्रजनन का मतलब है किसी नए इंडिविजुअल का होना, किसी नई संतति का होना, ठीक है, उसको हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पे प्रजनन कह रहे हैं। अब जब कोई जो न्यू बॉर्न जो होता है, कोई भी स्पीशीज है, कोई भी एनिमल है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो न्यू बॉर्न होता है, आपने कहा उसमें वृद्धि कब देखी जाती है, वृद्धि तो तब देखी जाएगी जब क्या होगा, आपने कहा जब फर्टिलाइजेशन हो गया है तो आपको वो वृद्धि तब देखने को मिलेगी। उससे पहले देखो डेवलपमेंट होगा, ग्रोथ भी होगी, लेकिन क्या होगा, वो डेवलपमेंट भी होगा और ग्रोथ भी होगी, जैसे कि गैमेट फॉर्मेशन है। अब गैमेट फॉर्मेशन क्या है, डेवलपमेंटल एक प्रोसेस होती है। उसके बाद जब जाइगोट बना तो जाइगोट में डेवलपमेंट भी होगा, जाइगोट में वृद्धि भी होगी, नंबर ऑफ सेल्स जो है वो इंक्रीज होते हैं, ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है, बॉडी पूरी फॉर्म होती है, यहाँ पे बॉडी का साइज, बॉडी का वेट, ऑर्गन जो है उनमें वृद्धि भी होती है और उनका विकास भी होता है। तो सिर्फ वृद्धि तो यहाँ पे प्रजनन नहीं है, ठीक है। तो हमने कहा कि वृद्धि में संतुलन बनाए रखने के लिए प्रजनन, ऐसा नहीं कि प्रजनन सिर्फ इसलिए आवश्यक है कि वृद्धि में संतुलन बनाए रखें, हमने कहा नहीं, ये ऑप्शन हमारा गलत होता है। तो हमारे पास रह जाता है एक ऑप्शन, और ऑफकोर्स अब यही ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। विशेष प्रजाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए प्रजनन आवश्यक है। अब हमें हमारा आंसर तो मिल गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे 3 ऑप्शन गलत थे फिर हमने ये ऑप्शन चूज कर लिया, क्योंकि यही हमारे पास था और हमें हमारा आंसर मिल जाता है, ठीक है। तो देखो अब हमें आंसर तो मिल गया है, लेकिन आंसर कैसे आया है इसको समझना भी जरूरी है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि अभी आपके पास ये क्वेश्चन आया है। तो हम बात कर रहे थे कि जरूरी तो नहीं है कि ये क्वेश्चन अभी आपके पास आए और एग्जैक्ट सेम यही क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन पेपर में भी आ जाए, एग्जाम में भी आ जाए। ये भी तो हो सकता है आपके पास आ जाए कि व्हाट इज स्पीशीज, प्रजाति या जाति किसे कहते हैं, क्या होती है प्रजाति। तब तब के लिए आपको जानना जरूरी है कि कंटिन्यू द स्पीशीज यानी कि इस सेंटेंस का मतलब क्या है। देखो एक्सप्लेनेशन या सॉल्यूशन हम बाद में पढ़ेंगे, पहले खुद से समझते हैं। हमने कहा कि प्रजनन आवश्यक है ताकि जीवों का जो अस्तित्व है वो बना रहे। जीवों के अस्तित्व से मतलब है हम ह्यूमन बीइंग का एग्जाम्पल लेते हैं, मनुष्य का एग्जाम्पल लेते हैं। प्रजनन इसलिए आवश्यक है कि मनुष्यों का जो अस्तित्व है वो बना रहे। छोटी सी बात है, हमारे घर में हम क्या कहते हैं कि हमारी जनरेशन को बढ़ाने के लिए हम चाहते हैं कि हमारे वंश वृद्धि के लिए जो संतति है वो उत्पन्न हो, बस वैसा ही है। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो वंश है वो क्या रहे, बना रहे, वो चलता रहे, हमेशा कंटिन्यूटी में रहे। सेम वैसा ही है कि जो मनुष्य प्रजाति है वो हमेशा कंटिन्यूटी में रहे, और मनुष्य के जैसे जैसे जो और जीव हैं वो भी, उनका अस्तित्व भी बना रहे, वो भी कंटिन्यूटी में रहे। इसलिए क्या है, प्रजनन आवश्यक है कि जो यहाँ पे जो ओल्ड एज वाले जो जीव हैं, जो ऑर्गेनिज्म है, उनकी डेथ होती है, लेकिन जो नए जो जीव है वो उत्पन्न होते हैं, और वो क्या होते हैं, उनकी वृद्धि, उनका विकास होता है, उनका डेवलपमेंट होता है। और ऐसे हम देखते हैं कि मनुष्य जाति जो है वो बनी हुई है, उसका अस्तित्व जो है वो बना हुआ है। लेकिन हमने किसी एक मनुष्य की बात नहीं की है, हमने ऐसा तो नहीं कहा है कि कोई एक व्यक्ति है और उसके अस्तित्व को बनाए रखने के लिए प्रजनन आवश्यक है। हमने बात की है पूरी मनुष्य प्रजाति के बारे में, पूरी ह्यूमन स्पीशीज के बारे में हमने बात की है, और ऐसे ही हम हर स्पीशीज के बारे में बात करते हैं। तो हम किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का नाम नहीं लेते हैं, बल्कि हम पूरी स्पीशीज का नाम लेते हैं, हम पूरी स्पीशीज का नाम लेते हैं, ठीक है। अब मैं अगर बोलूं आपसे कि स्पीशीज क्या होती है, इम्पोर्टेंट शब्द है, हम कई बार डिस्कस करते हैं। अभी आपके पास अभी ये टॉपिक आया है स्पीशीज, आप क्लास 9th में जाएंगे, एक चैप्टर आपके पास आएगा कंजर्वेशन वाला जो चैप्टर है, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, तो वहां पर जब कंजर्वेशन में हम पढ़ते हैं तो आप स्पीशीज की बात करते हैं। यहाँ पे क्लास 11th में जब आप जाएंगे और जब वहाँ पे क्लासिफिकेशन आप पढ़ते हैं तो वहाँ पे स्पीशीज की बात आप करते हैं। तो ऑलमोस्ट आप हर क्लास में यहाँ पे स्पीशीज की बात करेंगे, इसीलिए स्पीशीज को समझना है।
अगर हम कहें स्पीशीज तो आप कह सकते हैं कि जैसे हम कहते हैं कि पूरी बॉडी की जो यूनिट है वो सेल है, वैसे हम कहते हैं कि अगर वर्गीकरण की इकाई जो है वो होती है स्पीशीज या प्रजाति, जो सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है, अब धीरे धीरे आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे पढ़ते चले जाएंगे। अभी हम फोकस करते हैं सिर्फ एक टर्म, वो है स्पीशीज या प्रजाति, किसे हम कहते हैं। स्पीशीज जो होता है वो ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्या है स्पीशीज, क्या है, ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जीवित जीवों का समूह होता है। ठीक है, अब तो क्या एक ही स्पीशीज होती है, तो हमने कहा नहीं, हमने तो अलग अलग, हमने कहा प्लांट स्पीशीज है, और प्लांट स्पीशीज में भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही स्पीशीज है, बहुत सारी स्पीशीज हैं। एनिमल स्पीशीज में बहुत सारी एनिमल स्पीशीज आती हैं, हम ह्यूमन की बात करते हैं, हम बर्ड्स की बात करते हैं, कितनी एनिमल्स हैं यहाँ पे, बहुत सारे हैं। एक्वेटिक हमारे पास आते हैं, टेरेस्ट्रियल हमारे पास आते हैं। आप कीट की बात करते हैं, जो कीड़े होते हैं हमारे पास, जैसे कि गाय आती है। ठीक है, हमारे पास जैसे रैबिट आता है, हमारे पास जैसे बर्ड्स आते हैं, जैसे ह्यूमन होते हैं, जैसे एलिफेंट होता है, जैसे कि यहाँ पे हनी बी है। तो ये सारे क्या है, आपने कहा जीवों की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, अब ये सारे ही क्या है, अलग अलग स्पीशीज है। तो हमने कहा ऐसे ही जो स्पीशीज बनती है वो कैसे बनती है, ये तो हमें समझ में आ गया कि स्पीशीज का मतलब कोई एक जीव नहीं, स्पीशीज का मतलब है ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म या ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब हमने कहा जब हम ग्रुप बनाते हैं तो ऐसे बहुत सारे ग्रुप बने होंगे, जैसे मनुष्य प्रजाति एक क्या है, एक स्पीशीज है, हम एक स्पीशीज है जो ह्यूमंस हैं, सारे ह्यूमन क्या होते हैं, एक स्पीशीज में रहते हैं। ऐसा नहीं है कि इंडिया के लोगों की स्पीशीज अलग है और अमेरिका के लोगों की स्पीशीज अलग है, ऐसा नहीं होगा। जो मनुष्य होंगे, जो ह्यूमन बींग होते हैं, उनकी एक स्पीशीज होती है, इसीलिए हमने अपना जो साइंटिफिक नेम है क्या, होमो सैपियंस, सैपियंस की बात हमने की थी, ये हमारा साइंटिफिक नेम होता है। जैसे कि मैंगो का साइंटिफिक नेम है, वैसे ही ह्यूमन स्पीशीज का भी साइंटिफिक नेम होता है। ठीक है, अच्छा मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या होता है, ये आपके लिए होमवर्क में है, एक बार आप देख के आएंगे। अब हमने कहा जैसे मनुष्य की एक स्पीशीज बनी है, वैसे अलग अलग जीवों की क्या बनती है, स्पीशीज बनती है। स्पीशीज का मतलब होता है कि ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब ये जो ग्रुप है ये कितना बड़ा हो सकता है, ये आप आइडिया लगा सकते हैं ह्यूमन स्पीशीज से कि कितने ह्यूमंस हैं, आप गिनती भी नहीं कर पाएंगे अगर पूरे वर्ल्ड में हम देखें तो बहुत सारे ह्यूमंस हैं जो क्या है, एक एक स्पीशीज में रहते हैं। अब ये ग्रुप बनते कैसे, हमने कहा एक स्पीशीज के जो लोग हैं या एक स्पीशीज के जो जीव हैं वो कॉमन कैरेक्टर को शेयर करते हैं, तो जिनमें समानता पाई जाएगी, जिनमें एक जैसे गुणधर्म पाए जाएंगे, एक जैसे कैरेक्टर्स पाए जाएंगे, वो एक स्पीशीज में रहते हैं। तो क्या होते हैं वो कैरेक्टर, अगर हम उनके बारे में बात करें तो हमने कहा सबसे पहला जो कैरेक्टर होता है, कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं, सबसे पहला जो कैरेक्टर होता है वो है यहाँ पे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को कहते हैं शारीरिक संगठन। यहाँ पे स्पेस कम है, थोड़ा सा कोशिश करूंगी मैं साफ लिखने की। शारीरिक, ये शारीरिक है, ठीक है, और ये है संगठन, पढ़ने में आ रहा है शारीरिक संगठन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है शारीरिक संगठन। सबसे पहले समानता होती है कि जो शरीर है वो एक जैसा होता है, शारीरिक बनावट एक जैसी होती है, हम एक जैसे दिखते हैं, इन द सेंस कि देखो हमारी जो शक्ल है वो अलग होती है, लेकिन अगर मैं कहूँ हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो तो सेम है। सभी के पास दो आईज हैं, सभी के पास दो हाथ है, सभी के पास एक हाथ में 5 फिंगर्स है। आप ये नहीं कहेंगे किसी के तो 6 भी होती हैं, ठीक है, वो किसी किसी का होता है, वो एक्सेप्शन होते हैं, बट नॉर्मली हम देखते हैं कि हमारे एक हाथ में कितनी 5 फिंगर हैं। ठीक है, हमारे जो यहाँ पे बोन्स का नंबर है, हमारे में जो सेल्स हैं, हमारे जो ब्लड है, यहाँ पे ब्लड सेल्स हैं वो सब एक जैसे होते हैं। हमारे जो यहाँ पे हार्ट की मसल्स है वो सब एक ही मसल से बनी होती है, एक सभी के जो हार्ट है वो कार्डियक मसल से ही तो बना है। इन शॉर्ट हमने कहा कि अगर हम मनुष्य को देखें तो मनुष्य एक जैसी तो होती है, उनकी शारीरिक बनावट एक जैसी होती है। अब हम ऐसा तो नहीं हमने अभी तक पढ़ा है कि मनुष्य प्रजाति है और उसमें हमने हाथी को भी रख दिया कि ये एलिफेंट जो है ये भी हमारी ही स्पीशीज का है। ऑफ कोर्स हम एलिफेंट को अपनी स्पीशीज में नहीं रखेंगे, क्योंकि हाथी की जो बनावट है, जो शारीरिक संरचना है, जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है,
वो क्या है, हमसे अलग है। तो इसीलिए एलिफेंट हमारे स्पीशीज में नहीं आएगा। हमारे स्पीशीज में क्या आएंगे, जिनकी शारीरिक बनावट, शारीरिक संरचना एक जैसी हो, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एक जैसा हो। हमने कहा हम सभी के बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम है, हम सभी के बॉडी में क्या है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, यहाँ पे नर्वस सिस्टम हमारा आता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा आता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारा आता है, ये सभी की बॉडी में है। सभी के पास क्या है, 2 किडनी आती है, सभी के पास 1 लिवर होता है, सभी के पास 1 हार्ट है। ऐसा तो नहीं किसी के पास 2 हार्ट होते हैं, सबके पास 1 ही हार्ट होता है। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि सभी की जो शारीरिक बनावट है वो एक जैसी यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, तो पहला जो कैरेक्टर है कि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जिनका एक जैसा होगा वो एक ग्रुप में रहेंगे, पहली बात ये है। दूसरी बात ये है, न्यूट्रिशन या पोषण का तरीका जो है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण का जो तरीका है वो सभी में एक जैसा होना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा ह्यूमंस जो होते हैं वो क्या होते हैं, हर्बीवोर्स होते हैं, कार्निवोर्स होते हैं या ओमनिवोर्स होते हैं। आपने कहा दोनों को ही खाते हैं, प्लांट्स से भी अपना जो फूड है वो लेते हैं, एनिमल से भी जो अपना फूड है वो लेते हैं, तो ओमनिवोर्स, सर्वाहारी जिसको हम कहते हैं। ठीक है, अब सभी जो मनुष्य हैं वो ऐसे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई ऐसे मनुष्य होंगे जो घास खाते हैं, ऐसा तो नहीं है। सारे जो ह्यूमंस है घास नहीं खाते हैं। अब आप हरी सब्जी को घास नहीं कहेंगे, ठीक है। तो क्योंकि घास आपने कहा, देखो घास क्या होती है, जो पर्टिकुलर जो घास होती है, जो जैसे हमने कहा कि जो गाय होती है वो चारा खाती है, घास खाती है, हम ऐसा तो नहीं है। कुछ सब्जियां होती हैं जो हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल होती हैं, जैसे कि हरी सब्जी में हमें आयरन मिलता है तो हमारी सब्जी को लेते हैं। तो हमने कहा कि जो भोजन संबंधित आवश्यकताएं हैं, जो पोषण का तरीका है, सारे ह्यूमन बींग क्या है यहाँ पे, ऑटोट्रॉफ नहीं है बल्कि हेटेरोट्रॉफ है, यानी कि सारे ही मनुष्य जो है वो परपोषी हैं। ऐसा तो नहीं है कि किसी मनुष्य में फोटोसिंथेसिस हो रही है, नहीं है, क्योंकि मनुष्य में अपने का क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। तो जितने भी मनुष्य है वो क्या है, परपोषी, अपने भोजन के लिए प्लांट्स या एनिमल पे निर्भर होते हैं, मतलब उनकी पोषण संबंधित आवश्यकताएं एक जैसी हैं। जैसे हमने कहा प्लांट है, कोई प्लांट स्पीशीज है, अब अगर एक स्पीशीज में तो सारे ही प्लांट में फोटोसिंथेसिस हो रही होगी, तभी तो उन्हें एक ग्रुप में रखा है, एक स्पीशीज में रखा है, क्योंकि वो सारे ही क्या होंगे, स्वपोषी होंगे। ऐसे ही ह्यूमंस होते हैं, ह्यूमंस सारे जितने भी हैं वो कैसे होते हैं, आपने कहा परपोषी होते हैं, यानी कि हेटेरोट्रॉफ होते हैं। 2 कैरेक्टर है। तीसरा है कि यहाँ पर एक स्पीशीज के जो जीव हैं उनमें आपस में रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है, और जब उनमें रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है तो जो संतति यहाँ पर उत्पन्न होती है वो कैसे होगी, फर्टाइल होगी। फर्टाइल का मतलब है कि वो जो संतति है आगे चल करके जब वो मेच्योर होगी तो वो भी संतति उत्पन्न करने में सक्षम होती है। तो आपने कहा कि ये 3 जो कैरेक्टर हैं, जब शारीरिक संरचना एक जैसी होती है, जब पोषण का तरीका एक जैसा होता है, जब स्पीशीज के जो जीव है उनमें आपस में प्रजनन की प्रक्रिया हो पाती है, और प्रजनन की प्रक्रिया के बाद जो संतति होगी वो कैसे होगी, फर्टाइल होगी, यानी कि वो आगे संतति उत्पन्न करने में सक्षम होती है। जब ये तीनों कैरेक्टर यहाँ पे सिमिलर होते हैं तब जीवों को एक ग्रुप में रखा जाता है, और इस ग्रुप का नाम हम स्पीशीज रखते हैं। अब आ जाओ एक्सप्लेनेशन पे। तो हमने क्या पढ़ा है, द रिप्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स फ्रॉम देयर पेरेंट इज नोन एज अ रिप्रोडक्शन। अच्छा, द प्रोडक्शन, ठीक है, द प्रोडक्शन ऑफ अ न्यू इंडिविजुअल, यानी कि किसी भी जीव का जो प्रोडक्शन है, जो उत्पादन है, किससे, अपने पेरेंट से, उसको हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू कंटिन्यू द स्पीशीज। आपने का रिप्रोडक्शन आवश्यक है, क्यों आवश्यक है, जो प्रजाति है उनकी निरंतरता को बनाए रखने के लिए यहाँ पे आवश्यक है। आप क्लियर है अपना आंसर। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपने कौन सा टॉपिक क्लियर किया है। इस क्वेश्चन से एक तो हमने ये समझा कि स्पीशीज क्या होती हैं, स्पीशीज में जो जीव होते हैं उन वो कौन कौन से कैरेक्टर को शेयर करते हैं, सिमिलर कैरेक्टर कौन से उनमें होते हैं, और साथ ही साथ हमने ये जाना कि रिप्रोडक्शन की क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों इंपॉर्टेंट है रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन हमारे बनते हैं यहाँ से जो हमने सॉल्व किए हैं, एक बार आप लोग इसे नोट करेंगे। चलिए, नोट कर लिया, आगे बढ़े। आगे बढ़ो और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ो। क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी पेरेंट्स आर इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अगर हम इसको ट्रांसलेट करें
तो ये कहता है लैंगिक प्रजनन में कितने जनक शामिल होते हैं। कह रहे लैंगिक प्रजनन में कितने जनक शामिल होते हैं। ठीक है, ऑप्शंस है आपके 0 है, 4 है, 2 है और 1 है। तो आंसर यहाँ पे डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा समझो कि जो क्वेश्चन है वो कहाँ से आया है। सबसे पहले तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आया है, जो कि क्या है, लैंगिक प्रजनन का एक प्रकार है। ठीक है, जो कि क्या है, प्रजनन का एक प्रकार है लैंगिक प्रजनन, और दूसरा प्रकार क्या होगा यहाँ पे, अलैंगिक प्रजनन, यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मैं थोड़ा सा हिंट देती हूँ और आप ट्राई करेंगे यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो हमने कहा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहाँ पर क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन्वॉल्व होता है। ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम यहाँ पे क्या होगा, इन्वॉल्व होगा। रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपका क्या होता है, जो यहाँ पे रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रजनन तंत्र कहते हैं। प्रजनन तंत्र में हमने कहा यहाँ पर क्या होंगे, लैंगिक जो अंग हैं वो भी शामिल होते हैं। क्या शामिल होंगे यहाँ पे, लैंगिक अंग। ये यहाँ पे शामिल होते हैं। फिर हमने कहा कि जो यहाँ पे जब प्रजनन तंत्र की बात आती है, अच्छा यहीं तक की बात करते हैं, यहाँ से भी आपका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो सकता है। प्रजनन तंत्र की जब बात आती है तो हमने कहा 2 प्रकार के प्रजनन तंत्र हम पढ़ते हैं यहाँ पे। कौन कौन से, एक तो है यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और एक होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, 2 यहाँ पे क्या होते हैं, हमारे पास प्रजनन तंत्र आते हैं। और हमने कहा कि ये प्रजनन, इनका काम ही क्या होगा, प्रजनन का होगा। जैसे हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम है, अब चाहे वो मेल का डाइजेस्टिव सिस्टम हो, फीमेल का डाइजेस्टिव सिस्टम हो, दोनों में डाइजेशन ही होगा। वैसे ही हमने कहा कि मेल और फीमेल में दोनों में रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जिसमें क्या होगा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है वो यहाँ पर होगी। अब अगर यहाँ से देखो आपने अगर टॉपिक को समझा है तो आपका आंसर जो है वो यहीं से पूरा हो जाता है। ठीक है, यहीं से आपका जो आंसर है वो क्लियर है। एक बार आप लोग देख के लेकर के आएंगे। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें सबसे पहले तो आपको आंसर यहाँ पे देखना है। ठीक है, कि लैंगिक प्रजनन में कितने जनक शामिल होते हैं, अलैंगिक जनन में कितने जनक शामिल होते हैं, क्यों यहाँ पर अगर हमारे पास वेरिएशन आता है, आपने इनमें से कोई भी आंसर चूज किया तो उसका रीजन आप बोलेंगे कि ये जो जनक है वो इतने जनक क्यों यहाँ पे शामिल होते हैं, उसका भी आंसर आप लोग करके लेके आएंगे। तो चलिए आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।